जेकेएसएसबी जूनियर स्टूडेंट एग्जाम जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था। इस बात पे सभी एग्री करेंगे। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को टफ होने से नहीं है, प्रॉब्लम है इतनी तेजी से और इतनी रैंडमनेस से एग्जाम पैटर्न का बदलना। जनरली स्पीकिंग जब कोई मेजर रिफॉर्म्स एग्जाम में होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, जिससे स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे होते हैं उन एग्जाम में उस चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट कर पाए। ओवरनाइट अगर कोई चेंज किया जाता है तो उस एग्जाम में अडेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और एग्जामिनेशन हॉल में वो एक शॉक की तरह एक्ट करता है। जो क्वेश्चन आते भी हैं उसमें भी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। वैसा ही कुछ इस एग्जाम में हुआ। डिपेंडिंग अपॉन जितने लोगों से भी हमने बात की, जो भी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, उन सब ने इस शॉक को फेस किया और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ा। कंप्यूटर इन पर्टिकुलर ऐसा लग रहा था कि डिग्री कैंडिडेट से पूछा जा रहा है। जहां पर सिलेबस में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेंशन था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बेसिक कंसेप्ट पूछा जा रहा है। इन एनी केस जो भी है, जितनी सीटें हैं हमारे पास उसके हिसाब से उतने लोग तो सिलेक्ट होंगे। 300 के आसपास पोस्टें हैं, उस हिसाब से 300 लोगों ने तो सिलेक्शन लेनी है। अब ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं एग्जाम के उस प्रेशर ने कई लोगों को जितना परफॉर्म करना कर सकते थे वो उतना कर नहीं पाए। कंप्यूटर ने और जीएस उनको शॉक कर दिया और जिन लोगों ने पहले इन चीजों को फेस किया, सेट बी या सेट सी वालों ने, उन लोगों का स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो हो गया और बाद में भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। आज इसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा रियलिस्टिकली और किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट की फौरन तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जो हमने डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं उनमें लोग कितना स्कोर कर रहे थे। मैंने 5 टेस्ट के मार्क्स स्कोर किए आपको एक अंदाजा देने के लिए कि जिन लोगों ने टॉप भी किया था एग्जाम में, उसके बावजूद भी टॉप 10 में 10 नंबर का डिफरेंस हो जा रहा था। ये एक कहीं ना कहीं हमें रियलिस्टिक एग्जाम का एक अंदाजा देते हैं कि मेन एग्जाम में क्या होने वाला है। सिमिलरली दूसरे एग्जाम में देख लो, 65 टॉपर ले रहा था और 10th रैंक पहुंचते पहुंचते 56.5 हो गया, तो कहीं ना कहीं 9 मेंबर्स का ड्रॉप था। सिमिलरली 67.5 टॉपर ने लिए थे और 10th रैंक तक पहुंचते पहुंचते 58 हो गया था। तो सिमिलरली 72, ये जो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम था, कंपैरेटिवली इजी एग्जाम था ये वाला, इसमें 72 स्कोर किया था, लेकिन 10th रैंक पहुंचते पहुंचते 65 पहुंच गया था। मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी एग्जाम आप ले लें, जो बहुत ज्यादा हाई मार्क्स स्कोर करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। जब तक हम 10th रैंक तक पहुंचते हैं वो मार्क्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा ही मेन एग्जाम में भी होता है। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और ऐसा हाई हाई मार्क्स स्कोर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और इस एग्जाम में भी जितने लोगों से भी हमने पूछा तो कोई भी ऐसे हमें तो नहीं मिले जिन लोगों ने बोला कि सर हमने 50 या 60 भी टच किया हो। 50s में फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो 50 55 के बहुत कम इक्का दुक्का लोग होंगे जिन लोग जो मेरे कन्वर्सेशन में आए, हो सकता है उससे ज्यादा हूं, बट जो मेरी कन्वर्सेशन में आए जिनको मैंने पूछा, मैक्सिमम लोग 40s में ही पड़े हुए हैं। और बात करें अगर कि हमने एक पोल कंडक्ट करवाया था जिनमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें 8% लोग कहते हैं कि हमने 55 प्लस स्कोर किया। कहीं ना कहीं पोल में लोग जरूरी नहीं कि सही भी क्लिक करें बटन, हो सकता है कई लोग जानबूझकर इसको इन्फ्लेट करने के लिए पार्टिसिपेट करें, बट फिर भी हमें आइडिया देता है कि टोटल 92% लोग 55 से नीचे हैं। और नीचे आएंगे आप तो इतने लोग, मतलब जो 5% 50 से 55% के नीचे चले जाएंगे आप, 8 और 5 13, इसका मतलब है 80% के करीब लोग 50 से भी नीचे हैं। और नीचे आएंगे इस तरीके से आपको पता चलेगा 60% लोग 45 से नीचे हैं। इस हिसाब से मैक्सिमम लोग 40s की रेंज में फॉल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको अपने टेस्ट में दिखाया, टेस्ट के रिजल्ट में दिखाया, जो टॉप अचीव कर रहे होते हैं फर्स्ट से 10th रैंक में 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। हालांकि मेन एग्जाम में इतना डिफरेंस नहीं आता क्योंकि वहां नेक टू नेक फाइट होती है, लेकिन एक अंदाजा दे देता है। यहाँ 10 का मैं सैंपल स्पेस ले रहा हूं, जब आप वहां 50 का सैंपल स्पेस लोगे तो आपको मार्क्स गिरते हुए दिखेंगे। मेन एग्जाम में तो 0.25 पे भी रैंक चेंज हो जाता है, बट एक अंदाजा दे रहा हूं मैं आपको कि जरूरी नहीं कि अगर आपको किसी से सुन रहे हो जो 45 स्कोर कर रहा है, 50 स्कोर कर रहा है, तो वही कट ऑफ डिसाइड करेगा। कट ऑफ डिसाइड करने वाला टॉपर नहीं होता। कट ऑफ डिसाइड करने वाले जो वो लोग होते हैं कितनी सीटें हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल था, कितने लोगों ने अपेयर किया और एवरेज लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फाइनल नहीं है, इसमें अभी पहले टाइपिंग टेस्ट में भी बुलाना है। अब वो रेशियो क्लियर नहीं है कि वो कितने लोगों को बुलाएंगे, बट अगर हम मल्टीप्लाई बाय 10 भी एज्यूम करें तब भी 1000 के करीब लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो एज सच जीके की बात करें, बहुत डिफिकल्ट होने के बावजूद की वजह से मैक्सिमम लोग उसमें 15 तक एज्यूम करे थे हम लेके आएंगे, बट 10 से 12 से ज्यादा कोई ले नहीं पाया। ये भी मैं हायर स्टार साइड पे लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली कंप्यूटर में 8 से 10 लोग 10 तक ही लोग स्कोर कर पाए, ये भी मैं हायर साइड पे लेके चल रहा हूँ। कहीं कितने लोगों को तो मैंने देखा कि 5 स्कोर करने में भी उनको डिफिकल्टी आई थी। सिमिलरली मैथ्स एंड रीजनिंग में 82 8 to 10 के बीच में लोग लेके आए हैं। हालांकि इसमें 15 तक डुएबल था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में टाइम की कमी की वजह से सारा का सारा टाइम कंज्यूम हो गया जीके और कंप्यूटर में। मैथ्स में सेपरेटली टाइम लोग दे नहीं पाए।
सिमिलरली इंग्लिश में 10 से 15 डुएबल था, लेकिन मैंने आपको बताया कि बाकी एग्जाम को देखते हुए, नजर रखते हुए कई लोग 10 से 15 भी नहीं बल्कि 10 तक ही, 8 से 10 तक ही ले पाए। इस हिसाब से और ये अज्यूम करते हुए कि अभी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे कंपेयर टू नंबर ऑफ सीट्स, तो अगर 1000 लोगों को भी बुलाया जाएगा, उस हिसाब से एक रियलिस्टिक एस्टिमेट यही है कि 38 प्लस माइनस 2 जितने लोगों के भी ये मार्क्स आ रहे हैं, इन लोगों को टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, ये जो कट ऑफ एस्टिमेट होते हैं, ये एक वाइल्ड एस्टिमेट होता है। कोशिश करते हैं हम डेटा कलेक्ट करने की, एज्यूम करने की कि हाँ इसके आसपास जाना चाहिए। हाउएवर अब आपको मालूम है 0.25 से भी किसी का रह सकता है। तो जहां पर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, वहीं से जो आपने आगे एग्जाम भरे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस अकाउंटेंट का भरा हुआ है, या फिर आपने ASTO का भरा हुआ है, या फॉर दैट मैटर आने वाले जो भी एग्जाम्स के फॉर्म अपने भरे हैं, उसको भी साइड बाय साइड पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके लिए लेट मत कीजिए। टाइपिंग टेस्ट को भी एक घंटा 2 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं दिन में, उतना दे दीजिए। और बाकी टेस्ट को जो है, बाकी जो आपका एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करिए। बहुत से लोग मैं ऐसे जानता हूं जो लोग बिजी थे अपने पर्टिकुलरली अपने जूनियर स्टूडेंट के साथ, उन्होंने कहा था कि हम जूनियर स्टूडेंट को प्रॉपर्ली टाइम देने के बाद ही शुरू करेंगे। ओवरलैपिंग पेपर भी था, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड GS तो कॉमन ही था, तो वो तो आप पढ़ ही रहे थे। अब आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स और FAA का मैथ्स, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स FAA की, ये पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बाकी तो मोरलेस आपने किया ही हुआ है। तो इस पे ऊपर भी फोकस रखें, और साथ साथ में जिन लोगों का ये स्कोर आ रहा है, उनको टाइपिंग टेस्ट शुरू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली कट ऑफ जाएगा, अगेन दिस इज अ एस्टिमेशन। इसमें +-2 का मार्जिन ऑफ एरर है, ऊपर नीचे हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई 0.25 से भी रह सकता है, 0.5 से भी रह सकता है। डिपेंड करता है कि, क्योंकि हमारे पास तो सारा डेटा होता नहीं है कि एक हमारे पोल कंडक्ट के हिसाब से, नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। तो ये वाले लोग तैयारी करें। दैट इज नॉट टू से कि 38 से नीचे जो है वो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, हो सकता है कर लें, क्योंकि हमारे पास तो 2000 का सैंपल स्पेस है। एग्जाम तो हजारों लोगों ने दिया, उनका तो हमारे पास डेटा नहीं है। इसीलिए मैं वेट कर रहा था, कल के दिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि और लोग पोल में पार्टिसिपेट करें तो हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो पोल को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम जनता जो है 50-60% से ज्यादा जनता 45 से नीचे स्कोर कर रही है। और ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड एस्टिमेट होते हैं, कई लोग इतना स्कोर नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आप 40s के आसपास, 38 +-2 के आसपास रेडी रहिए। बाकी जो भी एडिशनल हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी हम इस बात का पूरा पूरा इस बात में एग्री करते हैं कि ऐसा पैटर्न चेंजेस नहीं होने चाहिए। JK SSB को सोचना चाहिए कि ये एग्जाम में सेलेक्टिंग बॉडी है, रिजेक्टिंग बॉडी नहीं है। स्टूडेंट्स को एक किस्म की सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए, वरना तो ये एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसेस किस काम का। एग्जाम का प्रोसेस होता है, मतलब होता है कि ऐसे इंसान को सिलेक्ट करना जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसमें स्किल सेट हो। तो इतना डिफिकल्ट GS, इतना डिफिकल्ट कंप्यूटर करके इस जूनियर स्टूडेंट की पोस्ट के लिए बच्चे को करना क्या है? तो एक कॉमन एग्जाम हो, एक प्रॉपर डेट हो, एग्जाम हो। पहले तो उस एग्जाम ने डिस्टर्ब बहुत किया, कभी कोर्ट, कभी ये, कभी वो, और उसके बाद फाइनली जब एग्जाम हुआ उसके बाद ये हाल था। तो इस प्लेटफॉर्म से हम वॉइस उठाते रहेंगे कि इस एग्जाम प्रोसेस में रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि हमने फरवरी के महीने में भी 40+ MLAs को मिला और उनको बताया कि हमारे एग्जाम कंडक्टिंग प्रोसेस में सिंगल एग्जाम किया जाए SSC की तरह, और एग्जामिनेशन सिलेबस कॉमन हो, बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी हो, सर्टेनिटी हो। पैटर्न में भी प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न अगर बदलता रहेगा तो समझ ही नहीं आएगा पढ़ना कहां से। बट अगेन, एग्जाम डिफिकल्ट सबके लिए था, सबके साथ सेम हो रहा है, कट ऑफ कम जाएगा, डोंट वरी, अपना एफर्ट डालते रहें आप। हमारे लेवल पे जो भी रिफॉर्म के लिए हमने मूवमेंट छिड़ी थी फरवरी में, वो कंटिन्यू रहेगी। बाकी कोई भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालें, हम डेफिनेटली उसके बारे में आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।